जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीमर साईएस में। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेके आया हुआ हूं, भारत का नामकरण। बड़ा ही शानदार टॉपिक है। इस पे अगर आप देखते हैं कि भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा भारत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं संजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो नाम है भारत का नामकरण। टॉपिक का नाम हम लोग देखते हैं तो भारत का नामकरण। भारत का नामकरण, नेमिंग ऑफ भारत। यहाँ पे हम लोग ये जानने वाले हैं कि भारत का कहाँ है। पहला क्वेश्चन तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि भारत कहाँ है, भारत कहाँ है। फिर ये हम लोग देखेंगे कि भारत का जो नाम है वो कौन कौन सा नाम पड़ा प्राचीन में। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि वर्तमान में भारत का नाम क्या क्या है, नाम वर्तमान में भी देख लेंगे। वर्तमान में भी नाम हम लोग देख लेंगे और फिर ये देखने वाले हैं कि इसका नाम जो है भविष्य में क्या पड़ने वाला है, भविष्य में क्या पड़ने वाला है। इन्हीं सारी मुद्दों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, विस्तार से देखते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। और चूंकि अगर आप देखते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया में ये कहा जाता है कि भारत में एक बड़ा देश है जहाँ पे कल्चर अलग अलग होते हैं, सभ्यताएं हमारी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में एकता है। उसको बोला जाता है कि अनेकता में एकता है। तो हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे भारत में एक बार ये भी बोला जाता है कि हर 20 किलोमीटर पर अपनी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। किसी भी देश के विकास में उसके ज्योग्राफी का योगदान होता है। किसी व्यक्ति के माइंड पर क्या असर पड़ेगा, उस व्यक्ति का माइंड किस लेवल पर होगा, उस पर उसकी ज्योग्राफी का और इकोनॉमी का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो हम लोग इस ज्योग्राफी पर, इस भारत की धरा को थोड़ा समझना चाहेंगे कि भारत के लोगों की सोच कैसे है, किस तरह से है। लेकिन जो मेरा मेन फोकस आज इस पे है वो ये है कि भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत का प्राचीन नाम क्या है, वर्तमान में नाम क्या है, भविष्य में क्या नाम होने वाला है। इन्हीं सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे कि भारत कहाँ है। अगर हम लोग इसका क्वेश्चन खोजें, हम लोग भारत कहाँ है, तो भारत कहाँ है। तो अगर हम लोग इसका आंसर खोजें कि भारत कहाँ है, तो इसके आंसर के रूप में अंतिम जो आता है बात, वो ये आता है कि भारत पृथ्वी पर है। आप ये बोल सकते हैं कि भारत एशिया में है, बट आपको ये कहना होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन फिर आ गया कि भाई एशिया कहाँ है, इसलिए मैं सीधा क्या बोल सकता हूँ कि आ, अगर मैं पूछूं कि भारत कहाँ है, तो हम लोग सीधा ये बोल सकते हैं कि भारत जो है वो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर है इस अर्थ पे है जिसको धार्मिक लोग क्या बोलते हैं, जगत बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं धार्मिक लोग, जगत के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और भी बनता नजर आता है कि भारत अगर जगत में है तो जगत कहाँ है, ये पृथ्वी कहाँ है। तो पृथ्वी के बारे में दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये कहाँ है। पहला तो ये देखेंगे कि ये कहाँ है और कैसे बनी, कैसे बनी। इन दो क्वेश्चन का आंसर हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। बड़ा ध्यान देना इनको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है, इनको समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे पूछा कि भारत कहाँ है, तो ये बताया गया कि भारत पृथ्वी पर है। और पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जगत, अर्थ के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम लोग देखें कि ये जगत कहाँ है, जगत बना कैसे, ये पृथ्वी बनी कैसे, तो ये कहा जाता है कि ये जो जगत है ये कहाँ है, तो इसके दो उत्तर मिलते हैं। इसके दो उत्तर मिलते हैं। एक तो साइंस के अनुसार मिलता है, विज्ञान क्या कहता है, और एक हम लोग देखते हैं कि धर्म क्या कहता है। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में धर्म एक अलग चीज है, साइंस एक अलग चीज है, और दोनों की विचारधाराओं को हम लोग लेके चलते हैं। जैसे साइंस कहती है कि भारत में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं, माता पिता के संयोग से बच्चा जन्म लेता है। लेकिन धर्म क्या कहता है कि भारत में बच्चे का जन्म ईश्वर की देन मानी जाती है। यहाँ पर जनसंख्या जो बढ़ रही है या जो बच्चे जन्म लेते हैं वो ईश्वर की देन है। आप लोगों ने कभी किसी लोगों से सुना भी होगा कि जिसने दिया है वो खिलाएगा।
भगवान की देन है ये। तो हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहाँ अपने साइंस का भी अपनी कोई विचार है उनको भी हम लोग फॉलो करते हैं, धर्म को भी फॉलो करते हैं, इसलिए दोनों की बातों को हम लोगों को लेके चलना है। तो धर्म क्या कहता है, पृथ्वी कहाँ है, साइंस कहाँ है, इनकी बात लेके चलते हैं। साइंस की अगर आप बात करोगे तो साइंस कहता है कि हमारे ये जो पृथ्वी है ना, सब प्लेटें लगी हुई हैं, बहुत सारी प्लेट हैं, उन्हीं प्लेटों के माध्यम से ये चल रहा है और पृथ्वी गोल है। तो ये प्लेटें चल रही हैं, उसी के माध्यम से हमारी पृथ्वी चल रही है। कभी कभी ये कहा जाता है कि इनमें टकराहट होती है तो भूकंप आता है, प्लेटों के आपसी टकराव से, साइंस कहता है प्लेटों के माध्यम से संचालित है। हालांकि पहले ये माना जाता था कि हमारे देश में कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगाता है, परंतु आगे चलकर के ये माना जाने लगा कि नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। और वो चक्कर कैसे लगाती है, वो प्लेटें लगी हुई हैं, उन्हीं प्लेटों के माध्यम से वो चलता है, उसी पर वो टिका भी है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर आप धर्म की बात करोगे, तो मैं स्पेशली हिंदू धर्म के बारे में बात करूं, तो हिंदू धर्म कहता है कि ये जो पृथ्वी है ना, ये शेषनाग के फन पर है। आप ऐसे देखोगे तो पाताल लोक में जाओगे, एक शेषनाग है, उनके फन पर ये टिकी है पृथ्वी। इसके नीचे विष्णु जी लेटे हैं, अब उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी उनका पैर हल्के हल्के दबा रही हैं। अब उस शेषनाग पर लेटे हैं विष्णु भगवान, और ऊपर से ऐसे फन काढ़े हुए शेषनाग है जिनके ऊपर पृथ्वी विराजमान है। ठीक है, हालांकि मैं इस टॉपिक में मेन बात करने वाला हूं भारत के नामकरण के बारे में, पर मैं थोड़ा थोड़ा उस पर टच करते हुए जा रहा हूं, विस्तार में बहुत जाने की कोशिश मैं नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा बात करता हूं। तो शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, और कहा यह जाता है, धार्मिक लोगों का कहना है कि जब शेषनाग ऐसे करते हैं तो भूकंप आता है। तो धर्म कहता है शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी है, साइंस कहता है प्लेटों के माध्यम से संचालित हो रही है। हालांकि मैं उधर विस्तार में जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मुद्दा कुछ और है इसमें, लेकिन फिर भी हम लोग टच करते हुए आ रहे हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये है कि ये कैसे बनी, तो फिर अगर कैसे बनी तो वही हम लोग बात करेंगे, कैसे बनी। तो साइंस क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, और धर्म क्या कहता है, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। साइंस अगर आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी अगर आप देखते हैं, तो उसमें बताया जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति के बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं, जिनमें पृथ्वी की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत बताया जाता है वो बिग बैंग थ्योरी बताई जाती है। आप लोग बखूबी तरह से जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी पृथ्वी के उत्पत्ति का सबसे बेहतरीन, सबसे प्रमाणित अभी तक सिद्धांत माना जाता है। और बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक आयाम रहित बिंदु है, एक आयाम रहित बिंदु है, एक पॉइंट्स है, बिंदु है। हालांकि आयाम रहित बिंदु संभव नहीं है, आयाम रहित बिंदु संभव ही नहीं है क्योंकि उसका कोई न कोई आकार होगा, लेकिन फिर भी बिग बैंग थ्योरी का कहना है कि एक आयाम रहित बिंदु है जिसमें असंख्य एनर्जी, द्रव्यमान, ये सारी चीजें भरी हुई हैं, ये सारी चीजें उसमें भरी हुई हैं। और बिग बैंग थ्योरी कहती है कि अचानक इसमें विस्फोट होता है और वो कई टुकड़ों में बढ़ता है, जिसमें से एक था पृथ्वी, एक था पृथ्वी। इसको और भी साधारण तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपसे दो लोगों की मुलाकात होती, एक व्यक्ति आपसे मिलता है तो बड़े प्यार से आपसे बात करता है, सर आइए बैठिए, चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, बड़े प्यार से बात करता है। तो उसके प्रति आपके दिमाग में एक संस्कार जन्म लेता है, फिलॉसफी की भाषा में संस्कार, साइकोलॉजी की भाषा में एक थॉट जन्म लेता है। अब वो संस्कार क्या होता है, इज्जत का, कि यार ये व्यक्ति बड़ा अच्छा इंसान है, बहुत व्यक्ति अच्छा है, उसके प्रति आपके दिमाग में एक संस्कार बनता है कि ये व्यक्ति बेहतर है, इसको इज्जत देनी चाहिए। वहीं एक व्यक्ति आपके पास और है जो आपसे मिलते ही आपको बुरा भला बोलता है, हर समय गाली देता है, आपसे अनुचित बातें करता है, आपको हर समय उकसाता है, आपको बुरा बोलता है। तो उसके प्रति भी आपके दिमाग में एक संस्कार बनता है, अब वो संस्कार बनता है गुस्से का, क्रोध का, क्योंकि वो आपको इज्जत नहीं देता और आपके मन में उसके प्रति बुरे भाव हैं। रोज आपको गाली देता है, कुछ बुरा बोलता है, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते, उसको ये लगता है कि ये मेरे से कमजोर है,
कुछ नहीं कर सकता। तो आपका दोनों व्यक्तियों के प्रति अलग अलग संस्कार आपके दिमाग में बना हुआ है। कई दिनों से ये चल रहा है, कई दिनों से ये कहानी चल रही है। एक तरफ एक व्यक्ति आपको इज्जत दे रहा है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति आपको गाली दे रहा है। ऐसे में दोनों के प्रति आपके विचार अलग अलग हैं। एक दिन आप अचानक अपने घर से ही गुस्सा होकर के निकले हो और सामने एक व्यक्ति वो पड़ा, वही व्यक्ति जो आपको हर समय गाली देता है, बुरा बोलता है। अब उसने आपको वही बुरा भाव बोला। अब आप घर से गुस्से में निकले हो तो आपके दिमाग में तुरंत रिएक्शन होगा कि आज फाइनली कर लेते हैं, या तो यही रहेगा या तो मैं ही रहूंगा। उसको ये लगता है कि यार ये कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि रोज हम इसको गाली देते हैं, कुछ नहीं बोलता। अब आप एकदम गुस्से से भरे हो, आपने तुरंत ऐसे बांधा और ठोंक दिया उसके नाक में। नाक 2 टुकड़ों में बट गई। आपके दिमाग में उसके प्रति जो संस्कार था उसमें विस्फोट हुआ। उसका रिएक्शन ये हुआ कि सामने वाले की नाक 2 भागों में बट गई। तो आपके दिमाग में विस्फोट हुआ। इसी तरह साइंस भी कहता है कि एक बिंदु है जिसमें बहुत सारी चीजें भरी थी, अचानक विस्फोट हुआ, उसमें से कुछ टुकड़े टूटे, जिनमें से एक पृथ्वी भी है। यही तो भी साथ हो रहा है ना, कि आपके दिमाग में उसके प्रति कुछ संस्कार भरे हैं गलत, वही अचानक विस्फोट हुआ। अब आपने तोड़ दिया, नाक 2 भागों में बट गई। तो साइंस का यही कहना है। बिग बैंग थ्योरी को आसान भाषा में ऐसे ही समझ सकते हो कि आप एक बिंदु है आयाम रहित, उसमें विस्फोट होता है और कई टुकड़ों में बनता है, उसमें एक पृथ्वी है। हालांकि क्यों विस्फोट होता है उसका उत्तर ये नहीं दे पाती। वहीं साइंस है, एक बिग बैंग थ्योरी मानता है। वहीं धर्म में आप जाओगे तो धार्मिक लोगों से अगर आप पूछोगे कि ये पृथ्वी को कौन बनाया, कैसे बनी, तो वो बोलते हैं कि धार्मिक लोग, इस जगत का निर्माण ईश्वर ने किया था। इस जगत का निर्माण किसने किया था? गॉड ने किया था, ईश्वर ने किया था। अगर आप इनसे पूछेंगे कि इस जगत का निर्माण ईश्वर ने क्यों किया था, तो वो ये बताते हैं कैसे बनाया ये, तो वो बोलते हैं आह्लादित होकर के इस जगत का निर्माण ईश्वर ने किया था। अब आपको सामने एक नया शब्द दिखाई दे रहा है, आह्लादित। ये आह्लादित क्या है भाई शब्द? इस आह्लादित शब्द को समझते हैं, इनको समझते हैं। आप लोग हंसना मुस्कुराना जानते हैं? मुस्कुराना उसको कहते हैं जब आपके होठों पे एक तरंग आ जाए, एक तरंग आपके आ जाए होठों पर, एक अलग तरंग आ जाए। आप लोग व्हाट्सएप पर भेजते भी होंगे, स्माइल, प्लीज स्माइल, ठीक है? तो एक तरंग होठों पर आ जाए, उसको बोलते हैं मुस्कुराना। लेकिन जब आपके होठों पे तरंग के साथ साथ ऊपरी हिस्सा, अंदर का दांत भी दिखना शुरू हो जाए, व्हाइट व्हाइट दिखना शुरू हो जाए, तब उसको बोलते हैं हंसना। होठों पे तरंग आए तो वो मुस्कुराना है, लेकिन दांत भी दिख जाए तो उसको बोलते हैं हंसना। और कभी कभी हंसने का क्लाइमेक्स भी होता है। आदमी इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि 180 डिग्री का नीचे आता है, 90 अंश का कोण बनाता है और ताली पीट करके हंसता है, रावण की हंसी हंसता है वो। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होकर के हंसता है, उसके दांत का ऊपरी हिस्सा भी दिखने लगे और गले में घंटी भी दिखने लगे, तब उसको कहा जाता है कि ये आह्लादित हुआ है। उसी को क्या बोला जाता है? आह्लादित। तो हंसने का जो क्लाइमेक्स है उसको आह्लादित होना बोला जाता है। तो इस जगत का निर्माण, धार्मिक लोग कहते हैं, इस जगत का निर्माण जो किया गया था वो ईश्वर ने आह्लादित होकर के किया था, बहुत खुश होकर के किया था। अब मैं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डालता हूं, उस क्वेश्चन को डाल करके मैं वापस आता हूं। उसका किसी और दिन हम लोग बात करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अगर इस जगत का निर्माण ईश्वर ने आह्लादित होकर के किया है, बहुत ध्यान देना, अगर इस जगत का निर्माण ईश्वर ने आह्लादित होकर के किया है, बहुत खुश होकर के किया है, तो इस जगत में दुख क्यों है? इस जगत में दुख क्यों है? हर आदमी परेशान है, दुखी है, जबकि इस जगत का निर्माण ईश्वर ने आह्लादित होकर के किया था, बहुत खुश होकर के किया था। तो इस जगत में दुख क्यों है भाई? यहां तो सुख होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने तो यहां तक कह दिया कि दुखियों ने जितना आंसू बहाया है वो समुद्र के जल स्तर से भी कहीं ज्यादा है।
तो अगर इस जगत का निर्माण बहुत खुश होकर के किया गया, आह्लादित होकर के किया गया, तो इस जगत में दुख क्यों है? क्या कारण है? इस पे कभी हम लोग बात करेंगे, मैं वापस आता हूँ, फिलॉसफी की बात है, कभी हम लोग बात करेंगे क्यों दुख है। लेकिन हर व्यक्ति परेशान है। भारत में दर्शन की शुरुआत है, भारत में फिलॉसफी की शुरुआत ही दुख से होती है। जब भारतीय लोगों ने अपने आप को दुखों से घिरा पाया तो उन्होंने दर्शन की शुरुआत की, ईश्वर की कल्पना किया। अब हम लोग वापस आते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि भारत पृथ्वी पर है, पृथ्वी बनी कैसे, कहाँ है और बनी कैसे। अब हम लोग देखते हैं ये पृथ्वी पर कहाँ है, इनके बारे में अगर हम लोग देखें तो भारत में आप याद रखना कि हमारे देश में महाकाव्य और पुराणों में इसकी परिभाषा दी गई। हमारे देश में महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत, एवं पुराणों में इसकी परिभाषा दी गई। पुराणों में परिभाषा दी गई, क्या दी गई? पुराणों में परिभाषा दी गई, उत्तर में हिमालय से लेकर के, उत्तर में हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर, महासागर, उत्तर में हिमालय से लेकर के, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैले भूभाग को, फैले भूभाग को, लैंड को, भूभाग को भारत कहा जाता है। भारत या भारत का देश कहा जाता है, या भारत का देश कहा जाता है, कहा जाता है। ये परिभाषा दी गई महाकाव्य और पुराणों में। उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में हिंद महासागर के बीच फैले भूभाग को भारत कहा जाता है। ये महाकाव्य, रामायण, महाभारत, पुराणों में इसकी परिभाषा दी गई। तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर तक फैले भूभाग को भारत कहा जाता है, तथा यहाँ के निवासियों को, तथा यहाँ के निवासियों को, यहाँ के निवासियों को भारतीय, यहाँ के निवासियों को भारतीय एवं या भारत की संतान कहा जाता है। भारत की संतान कहा जाता है, भारत की संतान कहा जाता है। ये परिभाषा दी जा रही है, कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे भाइयों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो भारत का देश है, ये पूरा का पूरा, यहाँ उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ के बीच जो भी भूभाग है, लैंड है, उसको भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कहा जाता है। और इसके बीच के जो निवासी हैं उनको भारतीय या भारत की संतान कहा जाता है। या तो भारत का देश या भारत कहा जाता है, या भारतीय या भारत की संतान कहा जाता है। ये दिखाई दे रहा है। अब आखिर ये भारत कौन है जिसके नाम पर भारत पड़ाई दिख रहा है? यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये भारत कोई है जिसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। अब हम लोग उसी पे आ जाते हैं, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, किसके नाम पे पड़ा। तो आपको यहीं पे समझ में आ रहा है कि भारत का एक नाम आपको क्या दिखाई दे रहा है? भारत, जो किसके नाम पर पड़ा है? भारत के नाम पर। एक भारत, भारत आपको नाम दिखाई दे रहा है जो किसके नाम पर पड़ा है? भारत के नाम पर, भारत के नाम पर। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ये भारत कौन है, ये आखिर भारत है कौन जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो हमारे देश में 3 भारत बहुत विख्यात हुए। एक भारत अगर आप देखेंगे तो एक भारत आपको कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलेंगे। और एक भारत आपको वैदिक काल में भारत मिलेंगे, वैदिक काल में मिलेंगे। और एक आपको भारत मिलेंगे राम के भाई, राम के भाई। किसी किसी किताब में ये लिखा गया है कि राम के जो भाई थे उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, पर उतना ये सटीक नहीं है। कहा जाता है कि भारत के अंदर जो दया भाव उसको क्या कह सकते हैं? सहानुभूति, या भाई के प्रति जो प्रेम था, उसके खातिर उसने अपने साम्राज्य को भाई के नाम पर चलाया है।
इतना दयाशील व्यक्ति, इतना दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। पर ये उतना तार्किक प्रतीत नहीं होता। कुछ किताबों में आपको वैदिक काल, वैदिक पीरियड में एक भरत राजवंश दिखाई देगा, जिसके नाम पर बोला जाता है कि उस भरत राजवंश जो है वो भरत के नाम से ही ये भारत पड़ा। ये वही भरत है जो कुरु प्रदेश का जन्मदाता है। यही वही कुरु है जिसमें आगे चल कर के 5 पांडव कौरव जन्म लेंगे, धृतराष्ट्र, पांडव, अब आगे चल कर के दुर्योधन, और ये सारे लोग जो है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर पैदा होंगे। तो कोई का कहना है कि ये वैदिक काल का जो भरत उसके नाम पर पड़ा। लेकिन सबसे जो प्रमाणित यहाँ माना जाता वो ये माना जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में भरत जो था वो दुष्यंत, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, इन दोनों से उत्पन्न राजा, जो राजा दुष्यंत थे हस्तिनापुर का, और शकुंतला, इनसे उत्पन्न जो बच्चा भरत था उसके नाम पर पड़ा। आप लोग अगर एक किताब पढ़े होंगे, कक्षा 9-10 की किताब में शायद है, उसमें दिखाया गया है कि शेरनी के सामने शेरनी के बच्चों को दांत गिनते हुए दिखाया गया एक बालक को। वो बालक भरत था जो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न था। मोदी जी को आप सुने होंगे कभी 56 इंच का सीना, ये 56 इंच का सीना वहीं से आया, क्योंकि जो शेरनी के सामने शेरनी के बच्चों का दांत गिन रहा है वो किस लेवल का प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, पावरफुल व्यक्ति होगा। 56 इंच का सीना तो वही है। यहाँ तो भाई कुत्तों से भाग जाता है आदमी, कुत्ता दौड़ाया है, भागा है, वहां तो 56 इंच का सीना लिए हुए व्यक्ति शेरनी के सामने शेरनी के बच्चों का दांत गिन रहा है। तो ये भरत के नाम पे इसको पड़ा। एक चीज तो यहाँ पर ये बताया जाता है। आगे अगर हम लोग देखें तो भारत को आप लोग जानते हैं कि एक नाम और भी दिया जाता है, और उस नाम को बोला जाता है इंडिया। भारत का एक नाम अगर आप और देखे होंगे तो भारत को इंडिया भी बोला जाता है। एक नाम आप इंडिया भी देखते हैं, तो भारत का नाम एक इंडिया आपको दिखाई देगा। तो भारत के नाम पे पड़ा, आपको ये उत्तर मिला। भारत का एक नाम आपको इंडिया दिखाई दे रहा है। इंडिया यूनानियों के द्वारा दिया गया था नाम। किसके द्वारा दिया गया था? यूनानियों द्वारा। यूनानियों द्वारा इसको नाम दिया गया था, यूनानियों द्वारा नाम दिया गया। आप अगर देखेंगे तो भारत में ये जो इलाका है आपको देखेंगे यहाँ पे एक सिंधु नदी गुजरी है। सिंधु जो है शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। यहाँ से जो लोग यूरोपी लोग, यूनानी लोग आते थे भारत में व्यापार करने, वो यहाँ पे सिंधु नदी के पास में आते थे, यहाँ व्यापार करते थे, वापस चले जाते थे। यहीं पे उनका सामान इंड हो जाता था, समाप्त हो जाता था, तो वहीं इंड से इंडिया आया। अब आप अगर देखते हो तो सिंधु नदी को इंडस नदी भी बोलते हैं, तो यहीं से इंडिया शब्द आया। तो इनको यूनानियों ने इंडिया नाम दिया। फिर भारत को एक और नाम दिया गया, हिंदुस्तान। भारत का एक नाम अगर आप देखेंगे तो आपको एक नाम और दिखाई देगा, उसको बोलते हैं हिंदुस्तान। एक नाम आपको क्या दिखाई देगा? हिंदुस्तान। हमारे देश में जब मुसलमानों का आगमन होता है तो मध्यकालीन जो मुसलमान हैं, लेखक है, मेडुअल पूरी हिस्ट्री आप देखेंगे तो मुसलमानों का इतिहास माना जाता है, दिल्ली सल्तनत हो और वो मुगल साम्राज्य हो। तो जब मुसलमानों का अटैक हमारे देश में होता है तो यहाँ पर वो देखते हैं कि सिर्फ एक धर्म के लोग हैं, वो हैं हिंदू। तो हिंदुओं से हिंदुस्तान बना। तो मध्यकालीन जो मुसलमान लेखक हैं भारत को किस नाम से संबोधित किए? हिंदुस्तान के नाम से। तो मध्यकालीन जो मुसलमान लेखक हैं, मध्यकालीन मुसलमान जो लेखक हैं हमारे यहाँ, मुसलमान लेखक, उन्होंने क्या नाम दिया इसको? इन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। मध्यकालीन मुसलमान लेखकों द्वारा नाम दिया गया। फिर आगे चल करके आप जानते भी हैं कि भारत में अगर कुछ नाम हो पड़ोसी भी हमारा नाम रखता है। तो उस समय हमारा पड़ोसी देश चीन था, तो चीन ने हमारा नाम रखा चुआंतू। चीन ने हमारा नाम क्या रखा? चुआंतू। ये चीन द्वारा दिया गया नाम था, चीन द्वारा नाम दिया गया। लेकिन चीन में एक व्यक्ति और आया, वेन सांग हमारे देश में आता है। तो वेन स्वांग हमारा नाम यहाँ पर बोलता है कि भाई चुआन तू ठीक नाम नहीं है, लेकिन इस देश का नाम इन तू रखना सही है। लेकिन वही बात है यार, तू तो लगा ही है ना, और 56 इंच के सीना वाले व्यक्ति को तू कहना बहुत बुरी बात है, और तू शब्द लगा है।
लेकिन अगर आप आओगे तो एक व्यक्ति आया था, इत्सिंग नाम था उसका, और इत्सिंग ने हमारे देश को नाम दिया। इत्सिंग नाम का एक चीनी यात्री आया था, उसने हमारा नाम दिया था आर्य देश या ब्रह्म देश। एक नाम क्या दिया था? आर्य देश या ब्रह्म देश। आर्य देश या ब्रह्म देश। और हमारे देश में आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और हमारे देश में श्रेष्ठ ईश्वर को माना गया है। हमारे देश में श्रेष्ठ किसको माना गया है? ईश्वर को माना गया है। ईश्वर की भूमि है, ईश्वर का निवास स्थल है आर्य देश एवं ब्रह्म देश। तो आप ये देख रहे हो कि भारत के ये सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, चुआंतु, ईनतु, या आर्य देश या ब्रह्म देश। भारत में ये सारे नाम अगर आप देखोगे तो 1946 तक ये नाम चलते रहते हैं। कब तक चलता रहता है? 1946 तक। अब 1946 में संविधान सभा हमारी बनाई गई है, और ये संविधान सभा संविधान बनाने का काम कर रही है। अब आप ऐसे समझो, किसी गांव में किसी एक व्यक्ति के नाम इतने हों, और जब आधार कार्ड बनाने वाला आए तो आधार कार्ड में नाम क्या लिखा जाएगा? वही प्रॉब्लम भारत में भी, कि भारत के इतने नाम थे, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, चुआंतु, ईनतु, आर्य देश। जब भारत का संविधान 1946 में लिखा जाने लगा, तो भारत के संविधान में भारत का नाम क्या होना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा रहा। तो यहाँ पे दो लोगों की विचारधाराएं आई। संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, वो सदस्य दो भागों में बट गए। संविधान सभा के एक पक्ष के सदस्य का कहना था कि भारत के संविधान में भारत का नाम भारत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, जो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है। लेकिन दूसरा वाला पक्ष ये कह रहा था कि ये ठीक है कि आपका नाम भारत होना चाहिए, लेकिन भारत के नाम से आपको जानता कौन है? दुनिया तो आपको इंडिया के नाम से जानती है। जैसे गांव में आप जाओ, किसी व्यक्ति को सब छेदीलाल कहते थे, और उसका नाम असली तो कुछ और है। तो कार्ड में पहली बार आपने देखा कि भाई ये कौन है भैया, नाम राजा राम है उसका, और गांव में तो सब छेदिया छेदिया बोलते हैं उसको भाई। तो जानते तो सब राम उसको इस नाम से है, राजा राम से के नाम से, लेकिन कुछ और है। तो भारत को मेन नाम तो भारत है, लेकिन लोग दुनिया में किस नाम से जानते हैं? इंडिया के नाम से जानते हैं। बड़ी ऐसी समस्या, और दोनों के तर्क बड़े शानदार थे। तब अंतिम में डिसीजन लिया गया कि भारत के संविधान में एक अनुच्छेद लिखा गया, अनुच्छेद 1। अब अनुच्छेद 1 में लिखा गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत का नाम भारत के संविधान में दो लिखे गए, और एक नाम लिखा गया इसका, एक नाम था इसमें भारत और एक नाम था इंडिया, यानी दो नाम आपको दिखाई दिए। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान हमारा बना, तो भारत के दो नाम आपको दिखाएंगे। कौन कौन सा? भारत और इंडिया। जिसका प्रमाण किस में आपको मिल रहा है? अनुच्छेद 1 में, भारत के संविधान के में अनुच्छेद 1 में। 1950 में हमारा देश संविधान लागू हुआ। 1950 में जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ, तो हमारे संविधान लागू हुआ, तो वहाँ पे हमारे संविधान में भारत का नाम भारत और इंडिया दिखाई दिया, भारत और इंडिया दिखाई दिया। लेकिन ये नाम लगातार चलता रहा 2014 तक। 2014 तक ये नाम हमारे देश में चलता रहा, भारत और इंडिया। 2014 से लगातार ये डिमांड किया जा रहा है कि भारत का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका का नाम अमेरिका है, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है, चाइना का नाम चाइना है, तो भारत का दो नाम क्यों? भारत का दो नाम क्यों? जबकि भारत का मेन नाम भारत है, जो हमारे भारत के नाम पर पड़ा, तो दो नाम क्यों? सरकार द्वारा ऐसी दलील दी गई। लेकिन 2014 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो 2025 तक, या अभी हम लोग 2026 में, 2026 तक लगातार डिमांड ये चल रही है कि भारत का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, इंडिया समाप्त कर देना चाहिए। हुआ क्या? इसी बीच में 2023 में हमारे देश में
G20 सम्मेलन हुआ, G20 सम्मेलन हुआ। अब ये G20 सम्मेलन इंडिया में हुआ, इंडिया के नई दिल्ली में हुआ। और जब नई दिल्ली में ये G20 सम्मेलन हुआ, उस समय बड़ा ये मुद्दा गरमाया कि भारत का नाम सिर्फ भारत हम लोग पेश करेंगे दुनिया के सामने, इंडिया शब्द नहीं करेंगे। तो जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोगों को निमंत्रण भेजा गया G20 सम्मेलन में आने के लिए, G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडिया की तरफ से जब सबको निमंत्रण गया, इनविटेशन गया, तो उसमें लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। क्या लिखा गया था? प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंग्लिश में लिखा गया, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था पहले। क्या लिखा गया? प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो वहां पर भारत बोला गया, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोला गया। तो यहां पर हम लोगों ने फोकस किस पे किया भाई, कि हमारे देश का नाम क्या होगा? भारत। भारत पर हम लोगों ने फोकस किया। अभी आप देखेंगे राष्ट्रपति के नाम से जो भी चीजें आती हैं वो भारत के नाम से आती है, लेकिन अभी संविधान में संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन आने वाले समय में आप देखना, 2023 से हमने इसकी पुकार शुरू कर दिया है कि हम भारत का नाम सिर्फ भारत रखेंगे। आने वाले समय में भारत का नाम जो होगा ये सिर्फ भारत होगा। तो भविष्य में नाम इसका क्या होने वाले हैं? भविष्य में नाम इसका क्या होने वाला है? भारत। अब मुद्दा असली ये है कि क्या भारत का नाम जब भारत बदल जाएगा, सिर्फ इंडिया हटा करके सिर्फ भारत रखा जाएगा, तो क्या हर चीज में भारत का नाम भारत रखा जाएगा, इंडिया हटा देंगे? जैसे अगर हम लोग बात करें IAS, क्या IAS को बदल करके BAS कर देंगे हम, भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर देंगे? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को बदल करके क्या भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर देंगे? क्या RBI का नाम बदल करके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके RBB कर देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ भारत कर देंगे? क्या IPS का नाम बदल करके BPS रख देंगे, इंडियन पुलिस सर्विस को बदल करके भारत पुलिस सर्विस कर देंगे? क्या यहां भी नाम बदला जाएगा? तो मैं अपना अनुमान बताता हूं, क्या हो सकता है क्या नहीं पता नहीं। मैं इलाहाबाद का हूं। इलाहाबाद में अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद का नाम बदला गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किया गया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम बदला नहीं गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके प्रयागराज यूनिवर्सिटी नहीं किया गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही रहा, क्योंकि उसकी मूल है, वो आधारशिला है। तो मेरा जहां तक अनुमान है कि अगर भारत का नाम बदला जाएगा तो भारत का नाम बदला जाएगा, लेकिन यहाँ पर IAS ही रहेगा, RBI ही रहेगा, IPS रहेगा। ऐसे ही हर जगह जहाँ जहाँ आई शब्द लगा है, वो मेरा अनुमान है। तो इस तरह से मैंने आपको भारत का प्राचीन नाम बताया, वर्तमान नाम बताया, फिर भविष्य का नाम मैंने आपको बता दिया कि भविष्य में नाम क्या होने वाला है। तो एकदम मुझे आशा है कि भारत का नाम सिर्फ भारत होगा। और अच्छी बात यह है कि भारत जो है, हमारा जो भारत का नाम है भारत, वो हमारे अपने व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, हमारे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भारत होना चाहिए। इस तरह से एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको सामने पेश किया, बड़ा ही शानदार मुद्दा है, समझने लायक ये मुद्दा है, और तो इसको हमने आपके सामने पेश किया। इजाज़त चाहूँगा मैं, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना और आप लोग इस पर कमेंट भी करना कैसी लगी आपको ये जानकारी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को मिला करके मैंने इस पर एक अपना विचार रखा। तो मिलते हैं किसी और चीज़ों को लेकर के, किसी और मुद्दे को लेकर के। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। सभी लोगों को थैंक यू। जय हिंद।